हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। यहाँ पर कैसा पेपर पूछा गया था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि एलएलबी से रिलेटेड और अन्य परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर एलएलबी एग्जामिनेशन 2022 की हम बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का ये प्रथम पेपर है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे किस तरह का प्रश्न पत्र आया था। और फर्स्ट जो पेपर के साथ साथ यहाँ पर जितने भी पेपर हुए उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के संपूर्ण प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखेंगे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। यहाँ पर आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। हम यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न पत्र देखने के लिए मिलेगा। प्रस्थापना की परिभाषा दीजिए, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं, प्रतिफल के बिना करार शून्य है, व्याख्या कीजिए इसके अपवादों, यदि कोई हो तो का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न था। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? अवयस्क के साथ की गई संविदा शून्य है, सुसंगत वादों की सहायता से वर्णन कीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कपट की परिभाषा दीजिए, कपट एवं मिथ्या विपदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र संपत्ति की परिभाषा दीजिए, सम्मति की परिभाषा दीजिए। अब कब संविदा असंयमक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जा सकती है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर हम आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या होगा, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनमें करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण होता है। उसके बाद 7वां प्रश्न होगा, बाजी संविदा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए, यह सट्टेबाजी संव्यवहार से किस प्रकार भिन्न है, क्या ये दोनों संविदाएं विधिमान्य हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर नैराश्य के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के उपबंधों एवं निर्णीतवाद की सहायता से वर्णन कीजिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे और अगला प्रश्न होगा, कल्प संविदा से आप क्या समझते हैं? कल्प संविदा के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रपीड़न, व्यापार अवरोधी करार और यहाँ पर हो जाएगा समाश्रित संविदा और भूल, मिस्टेक। आगे हम देखेंगे, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी पेपर नंबर 2 की। यहाँ पर पेपर नंबर 2 फर्स्ट सेमेस्टर का ही यहाँ पर हम देखेंगे। और आगे हम देखेंगे, यहाँ पर फिर से शुरुआत होगी, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। संविधान को परिभाषित कीजिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे, संघात्मक संविधान से आप क्या समझते हैं? एक संघात्मक संविधान के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? क्या यह कहना सही होगा कि भारत का संविधान वास्तव में संघात्मक संविधान है? आगे हम देखेंगे, विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में विधि शासन के विभिन्न अर्थों का वर्णन कीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न था, समता से क्या तात्पर्य है? समता से तात्पर्य सभी के लिए समान कानून नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 को विस्तार से स्पष्ट करें। आगे की तरफ हम देखेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के क्षेत्र एवं विस्तार की चर्चा कीजिए। इस स्वतंत्रता पर कौन कौन से युक्त प्रतिबंध हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व
प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 SC 597 निर्णय द्वारा किसी प्रकार से इस सिद्धांत के क्षेत्र को वृहद किया है, बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न था, निवारण निरोध से आप क्या समझते हैं? संविधान में गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से रक्षोपाय उपलब्ध हैं? इसके बाद अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के विस्तार की व्याख्या कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, सुसंगत वादों की सहायता से मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न था, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और मूल कर्तव्य। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर थर्ड पेपर शुरू हो जाएगा और इसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न था, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। भारतीय न्यायालयों ने किस प्रकार से कामकाजी महिलाओं के अधिकारों तथा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन में सामंजस्य स्थापित किया है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखेंगे, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैध दत्तक ग्रहण के कौन कौन से आवश्यक तत्वों में विवेचना कीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिए गए उत्तराधिकार के सामान्य नियमों की व्याख्या कीजिए। सामान्य नियमों की व्याख्या करना था यहाँ पर। और आगे हम देखेंगे, उन अवस्थाओं की विवेचना कीजिए जिनमें एक हिंदू स्त्री पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न होगा, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क के नैसर्गिक अभिभावक की शक्तियों की विवेचना कीजिए। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था, संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता की स्थिति की विवेचना कीजिए और उसके अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पवित्र दायित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अपने पिता के ऋण की अदायगी हेतु एक पुत्र के दायित्व की विवेचना कीजिए। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था, विभाजन की परिभाषा दीजिए, विभाजन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना था। यानी क्या प्रश्न था, शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह और न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद में आपको अंतर देना था। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे चौथा प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा और चौथे प्रश्न में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। यहाँ पर हम देखेंगे अपकृत्य विधि के विकास पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पर कौन सा पूछा गया था, वाद विधि की सहायता से क्षति के बिना हानि और हानि के बिना क्षति को परिभाषित और प्रभेदित कीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे अपकृत्य में भूल को एक सामान्य बचाव के रूप में विश्लेषित कीजिए और उदाहरण भी देना था यहाँ पर आपको। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं अपकृत्य में भूल किस सीमा तक एक वैध सामान्य बचाव है, वाद विधि का भी उल्लेख करना था यहाँ पर। और राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण वाद विधि की सहायता से प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मिथ्या कारावास और विद्वेषपूर्ण अभियोजन को परिभाषित और प्रतिभेदित कीजिए, वाद विधि का भी उल्लेख करना था यहाँ पर। और हमला एवं प्रहार में अंतर कीजिए और दृष्टांत भी दीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की विवेचना यहाँ पर करना था। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, रायलैंड्स बनाम फ्लेक्चर में प्रतिपादित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, क्या यह सिद्धांत भारत में प्रयोज्य है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपके
5वें नंबर प्रश्न पत्र की। और शुरुआत करेंगे यहाँ से हम पहले प्रश्न की। ऑस्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक अर्थ में विधि नहीं है, बल्कि इसे सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के रूप में समझा जाना चाहिए। ऑस्टिन के मतानुसार उत्तर देना था यहाँ पर आपको। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको आगे प्रश्न दिखाने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि से आप क्या समझते हैं? लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर देना था आपको। और इसके बाद हम आगे की तरफ देखते हैं। हस्तक्षेप को परिभाषित करना था यहाँ पर आपको। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या होगा? हस्तक्षेप को परिभाषित कीजिए तथा उन आधारों को बताइए जिन पर वह न्यायानुगत है। उसके बाद अगला प्रश्न था मान्यता के 2 प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न होगा यहाँ पर राज्य क्षेत्र को अर्जित करने के विभिन्न ढंगों की विवेचना कीजिए। और आगे हम देखेंगे, मैं सिर्फ आपको प्रश्न पत्र किस तरह का आता है, आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखेंगे संधि को निर्गत करने के लिए सामान्य रूप से राज्यों द्वारा कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, परीक्षण कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न होगा यहाँ पर राज्य के उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अर्थ के दायरे में राज्य के उत्तरदायित्व के परिणामों की विवेचना कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न होगा राज्य क्षेत्रीय समुद्र के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए एवं राज्य क्षेत्रीय समुद्र पर राज्य के अधिकारों की विवेचना कीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र महासभा की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। उसके बाद यहाँ पर पैक्टा सर्वेंडा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पत्र आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 6वां प्रश्न पत्र आप देख पाएंगे कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी अंकों के अंक समान हैं। यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे। आप अपराध शब्द से क्या समझते हैं? विभिन्न विधिवेत्ताओं द्वारा दी गई अपराध की परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि आपके मतानुसार कौन सी परिभाषा सबसे उपयुक्त है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको अगला प्रश्न दिखाने का प्रयास करते हैं। आपराधिक मनोवृत्ति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा भारतीय दंड संहिता में यह सिद्धांत की सीमा तक लागू है। उसके बाद हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा दंड के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। आपके मतानुसार भारत में अपराधों में कमी के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर मैं अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों को बताने का प्रयास करूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ हिंदी के प्रश्न पत्रों को, हिंदी के जो प्रश्न हैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप इंग्लिश के प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। दुष्प्रेरक को परिभाषित कीजिए। उत्प्रेरक का उस दशा में क्या दायित्व होगा जब उसने एक कार्य का दुष्प्रेरण किया और दुष्प्रेरित व्यक्ति ने उससे भिन्न कार्य कर दिया हो, उदाहरण देकर स्पष्ट करना था यहाँ पर आपको। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपराध करने के प्रयत्न की विवेचना कीजिए और इसमें तथा अपराध करने की तैयारी के बीच में अंतर बताइए, ये किस सीमा तक दंडनीय है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आणविक दायित्व का क्या अर्थ है? अभियुक्तों की संख्या 5 से कम हो जाने के कारण यदि धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध न किया जा सके तो क्या धारा 34 भारतीय दंड संहिता का प्रयोग दोष सिद्ध के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ तो कब? उसके बाद हम देखेंगे शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार का क्या तात्पर्य है। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार आक्रामक की मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो जाता है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मततः किन परिस्थितियों में बचाव है निर्णित वादों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने थे। बलवा और दंगा में अंतर, आवश्यक और हेतु में अंतर, दुर्घटना बचाव के रूप में और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शिशु को आपराधिक दायित्व से प्राप्त उन्मुक्ति। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न पत्र आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। 7वां प्रश्न पत्र यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पर अनुवाद करना था अंग्रेजी में। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन ही दिया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मूल कर्तव्यों को यहाँ पर प्रावधान में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों का संकल्प न हमारी पहचान, न हमारी प्राचीन संस्कृति एवं विरासत में अंतर्निहित है। भारतीय
यहाँ पर क्या होगा, हमारी संकल्पना, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मूल कर्तव्यों की संकल्पना हमारी प्राचीन संस्कृति एवं विरासत में अंतर्निहित है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतिमान ने राजनीति के वाहक के रूप में कर्तव्यों की आवश्यकता पर बल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट एन एसे एन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर आप देखेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, इन प्रश्नों को आप इंग्लिश में है, यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे। नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, उसके बाद यहाँ पर यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा। राइट ए लेटर ऑफ CMO फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ जनरल पब्लिक इन योर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग COVID-19। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे राइट ए लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम। उसके बाद फिल अप द ब्लैंक विद, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल ब्लैंक का प्रश्न था। फादर कम्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये सारे प्रश्न आप पढ़ लेंगे और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेंगे माई मदर फेल, यहाँ पर क्या कौन सा वाक्य भरा जाएगा, द विल हो जाएगा, ही इज गोइंग यहाँ दिल्ली हो जाएगा, वेयर डू यू कम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा वाक्य भरा जाएगा, कौन सा वर्ड आएगा, ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप भरेंगे ध्यानपूर्वक। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। उसके बाद द रिच इज हैप्पी। उसके बाद यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, आई बिमल कुमार इज ए स्टूडेंट ऑफ LLB फर्स्ट सेमेस्टर, यानी क्या होगा यहाँ पर, इसको आपको करेक्ट सेंटेंस करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर भी आपको करेक्ट करना है। व्हेन आई वाज गोइंग टू दिल्ली ही वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर क्या सही होगा उसे आप लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनालिसिस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पर आप देख लेंगे, इनके बारे में आपको एनालिसिस करना था। उसके बाद एक्सप्लेन टू मैगजीम क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन द मैगजीम होगा। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं सभी प्रश्नों को देखते हुए। आप इन सभी प्रश्नों को वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंतिम प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतिम प्रश्न होगा एक्सप्लेन द डिटेल एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना आपकी मर्जी पर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप लोग सभी लोग कर लीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत जल्द सेकेंड सेमेस्टर के साथ साथ अन्य सेमेस्टर के भी LLB से रिलेटेड और UP टेट CTET बोर्ड परीक्षा से संबंधित और अन्य जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, रेलवे ग्रुप D का भी मैंने अभी अपलोड किया है। अन्य जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी के प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।